हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके और साइंस के बहुत ही शानदार प्रश्न एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके साइंस एचपी जीके से संबंधित प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जीके से संबंधित ये काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है। और दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित ये हमारी जो क्लास है 38th है। अगर इससे पहले की 37 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जीके का है महासंग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है। दोस्तों आपको बताना है पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है। आपके ऑप्शन है हवा, मिट्टी, पानी या फिर प्रकाश। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हवा के माध्यम से परागण होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है। आपके ऑप्शन है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन है प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा या फिर एशेरिकिया जीवाणु। तो दोस्तों जो हो इनमें से प्रोकैरियोटिक है वो है एशेरिकिया जीवाणु। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एशेरिकिया जीवाणु ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन है पानी, वायु, धूप या फिर प्रयुक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें धूप की आवश्यकता नहीं है, बाकी पानी और वायु की आवश्यकता होती है बीजों के अंकुरण के लिए। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया है, पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धूप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। धूप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा या फिर कालेनकाइमा। तो किसी पौधे का जो खाद्य चालन उत्तक है दोस्तों वो है फ्लोएम। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फ्लोएम। और दोस्तों जाइलम जो है ये पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो शुष्क जलवायु होती है या फिर जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मरुद्भिद या फिर जिन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। आपको बताना है। ऑप्शन है जड़, प्रकंद, फल या फिर कंद। तो जो हल्दी होती है उसका जो खाने का हिस्सा होता है दोस्तों उसे प्रकंद कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी दोस्तों हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है। तो आपको बताना है जो दोस्तों जो मटर का पौधा होता है वो शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो मटर का पौधा होता है वो है एक शाख। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शाख। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। आपको बताना है जो मॉर्फिन होती है दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों अफीम के बारे में आपने सुना होगा, जो उसमें मॉर्फिन होती है वो प्राप्त होती है फूलों से। ऑप्शन ए जो है फल से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, फल से प्राप्त होती है। जो मॉर्फिन होती है वो फल से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अभी तक भी आपने परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा ही समय रह गया है दोस्तों। और 100-150 रुपये के चक्कर में आपकी जो जॉब है, नौकरी है, रुकनी नहीं चाहिए। आपको बाद में पछताना ना पड़े अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है। इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों 100-150 रुपया तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं एक दिन में, तो इसकी आपको अपनी जॉब के लिए 100-150 रुपये कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और जल्दी से मॉक लगाइए। 5-6 दिन बचे हैं, आपके पास से 15 मॉक टेस्ट होंगे। सुबह शाम एक मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अगला प्रश्न है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है। ऑप्शन है वृक्षों से, प्रोटिस्टा से, शैवाल से, इनमें से कोई नहीं। 90% जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता है शैवालों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शैवाल से। अगला प्रश्न है, वे जीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरता का कार्य करता है, यानी कि स्थिर करता है, स्थिरता प्रदान करता है, उसका क्या नाम है। तो आपने बताना है वे जीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, एजोटोबैक्टर जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। ऑप्शन है सीसा, रंगा, जिंक या पारद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पारद। दोस्तों पारद मरकरी को कहा जाता है, अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। ऑप्शन है पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या फिर लिथियम। इनमें से दोस्तों जो कैडमियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण यस्क है। तो ऑप्शन है गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट या फिर सिडराइट। तो गैलेना जो है वो सीसे का महत्वपूर्ण यस्क है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गैलेना। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी इस वीडियो को दोस्तों अपने अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। तो गैलेना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यस्क है सीसे का। अगला प्रश्न है, किस लोह यस्क में 72% लोहा होता है। तो दोस्तों आपको बताना है किस लोह यस्क में 72% लोहा होता है। तो दोस्तों ये होता है, जो लोहा होता है ये होता है मैग्नेटाइट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 72% लोहा होता है मैग्नेटाइट में। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए जो धातु प्रयोग में लाई जाती है वो लाई जाती है नाइक्रोम। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। आपको बताना है जो स्टेनलेस स्टील है वो किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है ये है क्रोमियम और कार्बन की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 100 mg, 150 mg, 200 mg या फिर 250 mg। दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 200 mg का एक कैरेट किसके बराबर होता है। ये होता है 200 mg के बराबर 200 mg। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है। आपको बताना है कास्ट स्पिरिट जो है वो क्या होती है। ऑप्शन है मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या फिर ब्यूटिल अल्कोहल या फिर प्रोपिल अल्कोहल। तो दोस्तों जो कास्ट स्पिरिट होती है वो होती है मैथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। अगर आपको वीडियो
फास्ट लग रही है दोस्तों तो आप इसको स्लो मोड में कर सकते हैं, 0.75 में आप कर सकते हैं। तो समुद्र के पानी से दोस्तों कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर बेरिलियम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु जो है वो निकाली जाती है समुद्र के पानी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन है कांच, तांबा, शीशा या फिर जल। तो आपको बताना है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन है बंदर, मगर, मछली या फिर मेंढक। तो दोस्तों प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है ये होता है मेंढक में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेंढक में होता है प्रकोष्ठ वाला हृदय। अगला प्रश्न है, कंडरा जोड़ता है। तो आपको बताना है दोस्तों जो कंडरा ऊतक है वो किसको जोड़ता है? पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका को पेशी से या फिर पेशी को हड्डी से। तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो दोस्तों डी है वो सही हो जाएगा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। दोस्तों हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो लवण होते हैं ये कैल्शियम ये बने होते हैं दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स। अगला प्रश्न है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? दोस्तों हड्डी में सबसे अधिक लवण होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है क्वाशकोर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और मेराम्स रोग जो है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। आपने याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में आवश्यक रूप में होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन में क्या क्या आवश्यक रूप में होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों प्रोटीन में आवश्यक रूप से जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? दोस्तों आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन, वसा या फिर प्रोटीन। कौन पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, प्रोटीन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रसनी में दोनों ओर गलतुंडिका के स्तंभों के मध्य लसिका ऊतक का पिंड होता है जो क्या कहलाता है? दोस्तों ग्रसनी में दोनों ओर गलतुंडिका के स्तंभों के मध्य लसिका ऊतक का पिंड होता है वह कहलाता है टॉन्सिल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चन है वो हैं 30। इसके बाद जीके सेक्शन आरंभ होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो साइंस है उस सेक्शन से कितने प्रश्न सही हुए, और बाद में भी कमेंट करना ऑल ओवर आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, कौन से तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते? ऑप्शन है कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु, तंत्रिका तंतु या फिर जाल तंतु। तो दोस्तों संयोजी ऊतक के जो घटक नहीं होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका तंतु जो है यही संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तंत्रिका तंतु। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, कोशिका भित्ति, फाइब्रिन, एल्बुमिन। तो आपने बताना है रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा, एल्बुमिन जो है वो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एल्बुमिन जो है इसके कारण ही, इसकी कमी के कारण ही या फिर वृद्धि के कारण ही जो पीलिया रोग है दोस्तों वो मानव शरीर में हो जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों जीके यहाँ से आरंभ हो चुका है। प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पश्चिमी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है वुड्स डिस्पैच
1854 को ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच 1854 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 1854 में वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का वैगन कार्टा कहा जाता है, तो आपने याद रखना है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी जरूर पढ़े दोस्तों। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? तो दोस्तों सतारा, नागपुर और झांसी को डलहौजी ने लैप्स नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन मैसूर को नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। तो दोस्तों मैंने बताया एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लेना जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, ऐसे समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कब कब सबसे पहले सतारा को किया था, उसके बाद 1849 में जयपुर और संभल पर, और नागपुर और झांसी पर 1854 में, और दोस्तों तंजौर और काट 1855 में, और अवध पर 1856 में कब्जा किया था लैप्स की नीति के तहत डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1867-69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली की विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? तो दोस्तों ये जुड़े थे अंग्रेज, हैदराबाद का निज़ाम, मराठा। तो ए 1, 2 और 3। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों सूरत में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूरत में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? तो दोस्तों ये रहे थे दोस्तों 1916 से 1922 तक। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था और ये 1922 तक रहे थे। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया? तो दोस्तों ये रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब दोस्तों दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, और बंगाल विभाजन को जो आरंभ करा था दोस्तों, इसकी घोषणा करी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आप देख सकते हैं इसकी घोषणा 20 जुलाई को करी गई थी और 16 अक्टूबर को यह लागू हुआ। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इसमें M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान जो थे असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसका विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, एनिबसेंट ने इसका विरोध किया था। तो आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920-22 के महात्मा गांधी ने की और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनिबसेंट ने इस विचार का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनपेक्षित था और यह बेहद छोटा था, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन था दोस्तों, ये कथन था S.N. सेन का। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, S.N. सेन। अगला प्रश्न है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो दोस्तों घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जो डांडी मार्च हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने जा रहा था, उसमें ही महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी। आप देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? दोस्तों बंगाली नाटक का जो पथ प्रदर्शक था वो था माइकल मधुसूदन दत्ता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्ता। ऑप्शन बी या सी दोस्तों दोनों एक ही आ गए हैं, तो आप देख लेना, माइकल मधुसूदन दत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल जीके से हिमाचल प्रदेश के किस अनार्य राजा सांबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिवोदास से।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता है? तो दोस्तों जो कहलूर रियासत थी उसे 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये 7 धाराएं कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक नैना देवी धार, दूसरी बांदला धार, तीसरी झंझार धार, चौथी त्यून धार, पाँचवीं बहादुरपुर धार और छठी दोस्तों 2 बच गई हैं। आप उन्हें कमेंट में बता दीजिए 2 कौन कौन सी हैं, अभी मुझे माइंड में याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है, बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? दोस्तों बीड जो है ये राजधानी रही है बंगाल की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल की राजधानी रही है बीड। अगला प्रश्न है, पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास इसका रहा है? दोस्तों पहाड़ी रियासतों में जो सबसे लंबा इतिहास रहा है वो रहा है त्रिगर्त का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगड़ा का। अगला प्रश्न है, रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत का भाग रहे हैं? दोस्तों रानी का ताल जो है इसका काफ़ी महत्व था और है आज भी है। यह भाग है सिरमौर रियासत का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिरमौर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 4 जिले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे चंबा, आंसू, मंडी और सिरमौर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 जिले थे हिमाचल प्रदेश के गठन के समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश गठन के समय हिमाचल प्रदेश के इनमें से दोस्तों इन्होंने पूछना था नहीं किया गया था। तो दोस्तों मैंने अभी बताया सिरमौर, चंबा और महासू थे, लेकिन बिलासपुर नहीं था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसे करेक्शन कर लेना। बिलासपुर को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और यह 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश था जिसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, शिमला जिले के डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों शिमला जिले का जो डोडरा क्वार का क्षेत्र है उसे उपमंडल का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1991 में हुआ था दोस्तों यह। तो आप देख सकते हैं जिसके अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1992 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 3:2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? दोस्तों ये करी थी साइमन कमीशन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 1927 में आया था दोस्तों साइमन कमीशन और इसके जो सदस्य थे दोस्तों वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में जोरदार विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि? दोस्तों तो भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव है यह राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? तो दोस्तों समाजवादी शब्द जो था इसे स्पष्ट बनाया गया 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1976 में हुआ था यह 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये आपको केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं। आपने इनमें बताना है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं। तो दोस्तों राज्यसभा सीटें जो हैं वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी में, तो केवल 1 और 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों
जो यूनियन टेरिटरी हैं इनमें दिल्ली और पुडुचेरी के पास ही राज्यसभा सीटें हैं, बाकी किसी के पास नहीं है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था भारत में किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो दोस्तों यह 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन दोस्तों अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैसे 2 लेकिन अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के सदस्यों को निर्वाचित कर सकता था, मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? तो दोस्तों भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन जो है वो रखे जाते हैं ऋण खाता में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऋण खाता। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अभी तक एक भी न्यायाधीश पर महाभियोग का मुकदमा तो चला, लेकिन कोई भी इसके द्वारा हटाया नहीं जा चुका है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगला और दोस्तों अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? दोस्तों जो महान्यायवादी होते हैं इनका वर्णन है आर्टिकल 76 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए 60 में से। दोस्तों अगर आपके इसमें 45+ % सही हो गए होंगे तो दोस्तों आपकी तैयारी जो है वो अच्छी खासी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।